चले जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि आपकी फिटनेस का हम बड़ा ख्याल रखते हैं और कोई ना कोई फिटनेस एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर या हम इस तरह से गेस्ट को तरतीब देते हैं कि वो आएँ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो मसाइल हैं उनमें हम इजाफा कर सके और आपके जो मसाइल है उनका हल निकाल सके। तो जनाब, आज हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट होंगी जो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं डायबिटिक, जिनकी अपनी डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे मसाइल शुरू भी हो जाते हैं। अब उनमें हम देखते हैं कि कुछ आर्म्स का कह रहे होते हैं, आर्म्स उनके टोज़ का मसला चल रहा होता है, फिंगर्स या लेग्स में अक्सर नमनेस पाई जाती है, टिंगलिंग होती है उनको। तो ये वजूहात क्या हो सकती हैं, और साथ ही साथ न्यूरो से मुतालिक जो भी आपके मामलात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत बढ़ रही हैं और आपके टखने का मुड़ जाना, ये हम अक्सर औकात कुछ लोगों को इन मसाइल का सामना रहता है। अब इनका हल क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या ये क्या मसाइल हैं एग्जैक्टली, ये क्या बीमारियां हैं, इन पर बात करने के लिए डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरो सर्जन, हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत आई शुक्रिया एम आपका गुड, हाउ आर इनवाइट। यू डूइंग? फाइन। आप सुनाए। आप बड़ा अच्छा ही बात है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं अवेयरनेस में। बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं लेकिन उसमें अवेयरनेस देना ये एक सदका जारिया है जो आप जी। लोग दे रहे हैं, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले इसी से आगाज करूंगी। हम देखते हैं कि डायबिटिक जो लोग होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर हाथों में उनको मामलात होते हैं कि उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, या फिर टिंगलिंग सी हो रही होती है। ये इसकी रीजन क्या हो सकती है? क्योंकि न्यूरो से मुतालिक ये मामलात हैं, तो आप इस पे बेहतर गाइड कर सकती हैं। जी बिल्कुल, हम लोग न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट है। हमारा रोज इन्हीं किस्म की जो डिजीजेस हैं उनसे वास्ता पड़ता है। एक्चुअली डायबिटीज जो है वो एक साइलेंट किलर है जो दीमक की तरह आपकी बॉडी के अंदर अंदर ही अंदर जो है वो आपके हर बिस्रा को डैमेज कर रहा होता है। उसकी रीजन ये होती है कि ब्लड में शुगर ब्लड में होती है और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। हम्म। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ये कहें कि पर्टिकुलर एरिया में जो है वो डायबिटीज होती है और डैमेज करती है, यही वजह है कि हम ये कहते हैं पेशेंट से कि आप जो है डायबिटीज को कंट्रोल करें, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, क्योंकि डायबिटीज वो साइलेंट किलर है जो आपके हर ऑर्गन को, क्योंकि ब्लड हर ऑर्गन में, जैसे मैंने आपको बताया, आपके ब्रेन, हार्ट, मसल्स, लंग्स, जॉइंट्स, हर एक चीज को जो है उसके इफेक्ट्स आते हैं। अब राइट। जो आपने ये बताया कि टिंगलिंग सेंसेशन है या बर्निंग सेंसेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है तो उसकी वजह से ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी का मतलब हम्म। आपकी नर्व में आपकी शुगर डिपॉजिट होती है जिसकी वजह से आपकी नर्व एंडिंग्स जो है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि आपको जो है वो इसमें डिफरेंट टाइप की न्यूरोपैथीज होती हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से आपके लिम्स में जो है आपको ऐसी सेंसेशन आती है कि आपको फीलिंग, अच्छा इसके भी कई स्टेजेस होते हैं, अच्छा। पैरास्थीसिया, हाइपरस्थीसिया, एनेस्थीसिया। मतलब आप बाज दफा तो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट, बाज दफा तो इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी ज्यादा नमनेस पड़ जाती है कि पेशेंट पैर में जूता पहने ना पहने उसको ये बात भी नहीं पता अच्छा, इसका चलती। मतलब है लेकिन हाथों के अलावा पैर में भी और कौन कौन से जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जहां पर हम न्यूरोपैथी की वजह से हमें इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखें, मेनली देखें, और किसी भी एरिया में होती है तो वो हमें हर्ट नहीं कर रही होती, लेकिन क्योंकि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जैसे हमारे पेरिफेरल मींस हमारी पेरिफेरी यानी हाथ है, पैर है, क्योंकि ये हिस्से ऐसे होते हैं जिससे हम फंक्शनल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, अपनी हम्म। डेली लाइफ एक्टिविटीज। तो जब हमारे ये एरियाज जो है वो डिफेक्टिव होते हैं या इनके ऊपर प्रॉब्लम आता है तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है, कोई चीज होल्ड करने में, जूता पहनने में, चलने में, बैलेंस रखने में, हर चीज में जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सही। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। ठीक। आपने वो चीजें, आपने अपना प्रॉपर शुगर लेवल जो है, जैसा डॉक्टर ने आपको बताया होगा, आपका जो डायबिटिक का डॉक्टर है उसने आपको बिल्कुल बताया होगा कि क्या आपने इंसुलिन लेनी है या आपने टैबलेट फॉर्म में मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन लेनी है, कौन सी दवा लेनी है और किस तरह लेनी है, और चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है यानी उसके आप ये साथ। कह रही हैं कि अगर हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लें तो ये जो आपको एक नमनेस हो रही है या बर्निंग सेंसेशन है या फिर टिंगलिंग हो रही है, ये आपकी कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगी, न्यूरो का ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा अगर आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में।
देखें ये मसला होगा ही नहीं अगर आप अपनी हम्म। डायबिटीज को कंट्रोल रखते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉक, अपनी हाइड्रेशन, ये सारी चीजें रखते हैं, अपनी प्रॉपर आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। और आप ना, सबसे बड़ी बात है, अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम लोग डायबिटिक पेशेंट है, रोजे नहीं रख सकते। इवन कि अगर आप अपनी शुगर मेंटेन करते हैं, हमने बहुत सारी गाइडलाइन दी है अपने पेशेंट्स को रमजान में कि किस तरह के लोग, कौन सी कैटेगरी, रेड है, ग्रीन एंड येलो, ये कैटेगरीज है, आप किस कैटेगरी में है और किस तरह से आप अपनी शुगर को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप अपनी शुगर को मेंटेन करते हैं तो आपको न्यूरोपैथी, एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी हम्म। बीमारी की कॉम्प्लिकेशन, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर आपने बीमारी को मैनेज नहीं किया तो उसके बाद क्या हो सकता है। जैसे अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं करते, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको दवा लेने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रही हैं। अच्छा, न्यूरोपैथी की आप जो बात कर रही थी, ये न्यूरोपैथिक पेन बेसिकली डायबिटीज़ के अलावा और कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पेन आपको स्टार्ट हो सकती है? देखिए न्यूरोपैथी, इसके नाम से पता चल रहा है, न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स, नर्व्स जो कि आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। पैथी का मतलब होता है बीमारी। न्यूरोपैथी यानी वो बीमारी, वो जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट आए, नर्व्स के ऊपर। और हमारी पूरी बॉडी जो है मसल्स और बोन से मिलके बनी है। हमारे जितने भी मसल्स हैं उनको जो सप्लाई होता है, न्यूरल सप्लाई, वो नर्व से होती है। उन नर्व्स में हमारी सेंसरी एंड मोटर नर्व्स होती है जो हमें सेंसेशन देती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर ब्रेन एक्शन करता है, मोटर नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी एक्शन करती है। ये हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। अब जो नर्व्स हैं जो मेन ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं, उनमें किसी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो, उसकी प्रॉब्लम की कई रीजन होती हैं। सबसे ठीक। पहले प्रॉब्लम, अगर आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगर हम गर्दन के मुंडों की बात करें, अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या हमें कोई भी ऐसी पैथोलॉजी, ऑस्टियोपैथी है, कोई भी बोन्स की बीमारी है, हमारी डिस्क स्लिप हो गई है, हमें कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो हमारी बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बोन्स के बीच में से ये नर्व्स गुजरती है। और जैसे ये हाथ है, इसमें अगर स्वेलिंग हो जाए, सपोज ये मोहरे हैं, स्वेलिंग हो जाए तो ये जगह कम हो जाएगी, इनके बीच में से नर्व्स गुजरती हैं। जब स्वेलिंग होगी तो ये नर्व जो है दब जाएंगी। ठीक। जब ये नर्व्स दबती हैं तो आपको सुन होना, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीजें फील होती हैं। और जब इनका ट्रीटमेंट हो, जैसे जो भी एनसिड्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं या फिजियोथेरेपी होती है, उससे ये इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग खत्म हो जाती है, नर्व्स के ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाता है और पेशेंट रिकवर कर जाता है। अच्छा, आपने बताया कि एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दूसरी आपकी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा अब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे हम डायग्नोज कर सकें कि भाई ये सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है और अब हमें डॉक्टर से रुजू करना है? देखिए इन्फ्लेमेशन एंड जो दूसरा आपने मुझे दूसरा वर्ड क्या बोला था, एक इन्फ्लेमेशन था और और स्वेलिंग, सेकंड क्या? स्वेलिंग। swelling, sorry, swelling and inflammation, these are all the parts of inflammation. inflammation के तीन parts होते हैं। inflammation कहते हैं अगर आपकी बॉडी में swelling हो, पेन हो, रेडनेस हो, लैक ऑफ फंक्शन, अगर ये चारों चीजें हों तो ये मिलके इन्फ्लेमेशन कहलाती है। आपकी इस ठीक जगह है। रेडनेस हो जाएगी, आपका पेन होगा, आपके जो है वो लैक ऑफ फंक्शन, आप उस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये चारों चीजें कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसके लिए साइन सिम्टम्स, देखिए हमारी बॉडी एक सेंसर है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सेंसर लगाया है। दर्द जो है वो एक अलार्म है। दर्द का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी बोल रही है कि अब हमारी बॉडी में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, कोई ऐसी पैथोलॉजी हो रही है कि आपने उसको फौरन जो है वो उसका सदेबाप, जैसे प्रेशर कुकर जब भर जाता है तो उसकी सीटी बजती है, कि सीटी का मतलब ये होता है कि अब इसमें प्रेशर डेवलप हो चुका है, अब आप इसको खोल दें, नहीं खोलेंगे तो फट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पेन एक अलार्म है हमारी बॉडी के लिए कि भाई अब दर्द है, तो इसका मतलब अब दर्द में, अगर आप न्यूरोपैथी की बात करती हैं तो न्यूरोपैथी का खास पहचान है। देखिए दर्द की टाइप्स है। अगर जी। हम नर्व पेन की बात करते हैं तो नर्व पेन की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, आपको टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कीड़े चल रहे हैं, आपका हम्म। हाथों का सूट हो जाना, ये चीजें अगर आपके बॉडी में आपको फील हो रही है तो इसका मतलब ये कि आपको न्यूरोपैथी या नर्व्स इन्वॉल्व है। अगर आपका पेन जो है वो रेफर हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, मस्कुलर पेन कहलाता है। अगर आपका डल पेन है तो वो ज्वाइंट पेन कहलाता है। यानी ये अब डॉक्टर के, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली देखें, आप
डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको गाइड कर देगा और आप मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औकात ये भी होता है कि हम जब एक जगह पर काफी देर तक बैठे रहते हैं और उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमारे हाथों में वाकई एक टिंगलिंग वाली एक सेंसेशन अजीब सी होती है, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पैर सो गए हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये क्या सिचुएशन होती है? ये भी कोई बीमारी होती है, इसमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, या ये एक नॉर्मल चीज है? देखिए, एक नॉर्मल चीज है। आप बहुत, हम लोग जो अवेयरनेस देते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप हर 20 मिनट्स के बाद जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो 2-4 कदम चल लें, लेटे हैं तो उठ के बैठ जाए। उसका मकसद ये होता है कि कंटिन्यूसली अगर प्रेशर पड़ रहा है, अब आपके जॉइंट्स पे, जॉइंट्स के बीच में से नर्व्स जा रही होती है, जब आप मसल स्पेस में आ जाते हैं, बहुत देर तक आप उसके ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं, तो वक्ती तौर पे ये वक्ती होता है कि थोड़ी सी देर के लिए होता है आपका। उसके बाद जैसे ही आपका प्रेशर रिलीज होता है आपकी नर्व्स के ऊपर से, आपके मसल्स के ऊपर से, तो आप जो है बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत इस तरह आपकी बैठने की वजह से हो रहा है या आपकी जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, और अगर वो ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं ठीक होता इन केस, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट से। ठीक है। और एक और चीज जो हम देखते हैं कि अक्सर हम खवातीन को देखते हैं या ऐसे मर्द हजरात होते हैं, उनकी जॉब ऐसी होती है कि उनको कितने कितने घंटे एक जगह बैठना पड़ता है, या फिर जो खवातीन घर पे, अक्सर जो घरेलू खवातीन हैं जिनको हम देखते हैं कि वो घर में होती हैं तो अक्सर काम काज नहीं करती हैं, आपकी काम वाली मेड्स आपकी आके काम कर रही होती हैं, तो बहुत ज्यादा देर एक जगह लेटने से या बहुत देर तक एक जगह बैठने से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल आमना, पता है अभी ये एक इतना सीरियस इशू है। अभी हमने इसके ऊपर बाकायदा ओबेसिटी के ऊपर पूरा एक कैंपेन चलाई। ऑस्ट्रेलिया टीवी से मैंने पूरी एक कैंपेन, मेरा पूरी सीरीज इसी बात पे आई कि हम लोग जो बैठते हैं, जो इससे क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली जो आपने खाया उसकी वो कैलोरीज आपकी हजम नहीं हुई, आपकी यूज नहीं हुई, तो क्या होगा, आपकी फैट बन जाएगा वो, और मोटापे का शिकार। सही जी, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। शुरू में तो हम ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट में ये कि आपका वजन बढ़ गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम ओबेसिटी में चले जाते हैं। ओबेसिटी का मतलब ये है कि एक्सेसिव फैट जो है वो आपकी बॉडी में जमा हो जाती है। फिर हम अपना बीएमआई, जैसे शायद आपको भी मालूम हो, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका नॉर्मल बीएमआई तो आपका 18.5 से 24.9 ये नॉर्मल बीएमआई कहलाता है। लेकिन अगर आप 30 तक पहुंचते हैं, अगर आपका बीएमआई 30, बीएमआई होता है आपका बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो आपका, अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी में आते हैं। ओबेसिटी की फिर आगे क्लासेस है, क्लास 1, 2 एंड 3। और अगर आप 40 से ज्यादा ओबीज हो गए, 40 अगर बीएमआई है, तो इसका मतलब ये कि आप मॉर्बिड ओबेसिटी में। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब ये होता है कि आपको और दूसरी बीमारियां लाहक हो जाएंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, उसके साथ साथ जो है वो आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के कैंसर जो हैं, जैसे एंडोमेट्रियम का कैंसर और गॉल ब्लैडर का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी वजूहात हैं ओबेसिटी की। तो जब आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, आप बैठे हुए हैं, आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि WHO रिकमेंड करती है कि 30 मिनट्स की वॉक जो है वो आपने 5 डेज इन अ वीक करनी है। तो जब 5 डेज इन अ वीक? जी, 5 डेज इन अ वीक करनी है। अब आप बैठे हुए हैं, आप अपना, अच्छा कैलोरीज इनटेक कितना है आपका? नॉर्मल अगर आप एक बहुत एक्टिव औरत है तो उसका 2000 होता है, लेकिन अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आपने अपनी कैलोरीज इनटेक कम करना है। आपने कैलोरीज इनटेक आपका उतना है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, बर्न नहीं कर रहे, तो वो फैट आपके विसरा में जमा हो जाती है। फैट की एक खास अमाउंट हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर हम जो है 45 to 65% जो हम कैलोरीज कार्ब से लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फैट से 10 to 35% हम प्रोटीन से लेते हैं, 20 to 35% हम फैट से ले रहे होते हैं। तो आप ये सोचिए, ये सारी चीज, अब हम क्या करते हैं, मोटे होते हैं। जब हम ओबीस होते हैं सडनली हम सारी चीजें छोड़ देते हैं, एकदम हम फैट छोड़ दी, प्रोटीन छोड़ दी, कार्ब छोड़ दिए। उससे क्या होता है, उससे फिर हमारी मल्टीपल और बीमारियां साथ में, क्योंकि ये फैट भी हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। इससे बहुत सारे फंक्शंस, बहुत लंबा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं।
जिस तरह से आप डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि ये ओबेसिटी जो बैठने से हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते, पहले हम ओवरवेट होना शुरू करते हैं और उसके बाद मोटापे की जानिब बढ़ जाते हैं और उससे बेतहाशा हमारी जो बीमारियां हैं जो शुरू हो जाती हैं और आप नहीं जानते कि ये जो बीमारियां हैं ये आपकी एक तो लाइफ एक हेल बना देंगी और दूसरा ये कि आप फंक्शन करने से बिल्कुल कासिर हो जाएंगे किसी भी किस्म का, और फिर आप डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ेंगे जब इतनी सारी बीमारियां और उनका इतना इलाज चल रहा होगा, इतनी सारी इनटेक हो रही होगी मेडिसिन की। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ ट्रीटमेंट से पहले कि जो जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी एहतियात परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, तो उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं, स्टे विद अस।